वह एक गर्मी की तपती हुई दोपहर थी जब चंदनपुर के जमींदार पन्नामल का लड़का हरि दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। दौड़ते दौड़ते उसके घोड़े का भी बुरा हाल था। तभी उसने देखा कि घोड़े के मुंह से तो झाग निकल रहा है, उसकी आंखें भी बाहर की ओर उबल पड़ रही हैं। उसने प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और छलांग मारकर उसे नीचे उतर आया। अगले ही पल उसके घोड़े ने एक लंबी तड़ांग भरी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। घोड़े ने हरि की ओर असहाय भाव से देखा और तुरंत ही प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय घोड़े को मृत पड़ा देखकर वह दुखी हो उठा। उसका जान से भी प्यारा घोड़ा पवन अब उसका साथ छोड़ गया। हरि उदास सा मृत घोड़े के पास बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे रहने के पश्चात वे वहां से उठा और पैदल ही आगे चल पड़ा और सोचने लगा, कुछ देर बाद ही दिन ढलने वाला है और स्याह वन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। उस वन को पार करने के पश्चात ही मैं अपने गांव पहुंच पाऊंगा। लेकिन स्याह वन को पैदल पार करने में तो पूरे 6 घंटे लगते हैं। इस प्रकार तो मैं आज अपने गांव नहीं पहुंच पाऊंगा और मुझे आज की रात स्याह वन में ही गुजारनी होगी। लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या पता दिन रहते ही मैं स्याह वन को पार करने में सफलता पा लूं। यह सोचते हुए हरि आगे बढ़ता गया। लेकिन हुआ भी वही जिसका उसे डर था। अभी वह स्याह वन के बीचों बीच पहुंचा ही था कि दिन पूरी तरह छिप गया और वन में अंधेरा छा गया। अब तो मुझे सचमुच ही यह रात इसी वन में गुजारनी होगी। यह सोचकर हरि एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। अभी उसे पेड़ के नीचे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि चारों ओर से खूंखार जानवरों की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर वे सोचने लगा, इस वन का बड़ा ही डरावना वातावरण है। हरि साहसी युवक था, फिर भी उसने सोचा, इस समय मैं निहत्था हूँ, क्या पता कब यहाँ कोई जंगली जानवर आ धमके। इससे पहले कि यहाँ आकर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला करे, मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और पेड़ पर ही बैठकर रात गुजारनी चाहिए। यह सोचकर हरि उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिसके नीचे वह बैठा था। कुछ देर बाद ही वह पेड़ की एक मजबूत शाखा पर पत्तों में छिपा बैठा था। यह जगह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। जब आधी रात बीत गई तो शाखा पर बैठे हरि की आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी उसने अंध-मूंदी आंखों से सामने की ओर देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, ये सामने से मशाल जलाए घोड़ों पर कौन लोग चले आ रहे हैं। हरि आंखें खोलकर पूरी तरह सजग होकर बैठ गया और अपनी ओर आते घुड़सवारों की ओर देखने लगा। घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जिस पेड़ की शाखा पर हरि बैठा था। डाकुओं का सरदार कहता है, साथियों, इसी पेड़ के नीचे रुककर हम आज की लूट का बंटवारा करेंगे। दूसरी ओर पेड़ के ऊपर बैठा हरि उन लोगों की बातचीत सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा और सोचने लगा, ओह, तो ये लुटेरे डाकू हैं। डाकुओं के सरदार ने लूट के माल को सभी में बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। अपना अपना हिस्सा सभी डाकुओं ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात उनके सरदार ने उनसे कहा, साथियों, अब हमें कल की योजना बनानी है। कल हमें किसके यहाँ डाका डालना है, इस बात पर विचार करना है। सरदार की बात सुनकर सभी डाकू उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। तब सरदार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि कल चरतपुर गांव के जमींदार हरभजन सिंह की बेटी चंद्रप्रभा की बारात आने वाली है। पता चला है कि जमींदार हरभजन सिंह अपनी बेटी के विवाह में दिल खोलकर दान दहेज देने वाला है। तो सरदार, क्यों न कल जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ ही डाका डाला जाए। हम भी यही सोच रहे हैं।
जब बारात विदा होकर वधू की डोली लेकर गांव के बाहर पहुंचेगी, तभी हम बारात पर धावा बोल देंगे और सारी धन दौलत लूट कर चंपत हो जाएंगे। तभी एक साथी बोला, विचार तो अच्छा है सरदार, पर बारात का मामला है, उसे लूटते समय कहीं हम फंस न जाएं। विक्रम, तुम डाकू जग्गा के सामने खड़े हो और जग्गा कायरता भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। भला किसमें इतनी हिम्मत है जो हमसे मुकाबला करे। सरदार की बात सुनकर विक्रम डाकू चुप हो गया। इधर पेड़ की शाखा पर बैठा हरि सोच रहा था, तो यह खूंखार डाकू जग्गा का गिरोह है। कल ये चरतपुर के जमींदार की पुत्री की बारात को लूटने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जमींदार की बेटी चंद्रप्रभा की डोली को आज भी न लगने दूंगा। दूसरी ओर डाकू जग्गा अपने गिरोह से कह रहा था, तो साथियों, कल जमींदार हरभजन सिंह की पुत्री की बारात को लूटने की बात पक्की रही। सभी डाकू साथी एक स्वर में बोले, सरदार, हमें आपकी ये योजना मंजूर है। तब चलो, भोर होने से पहले ही हमें अपने अड्डे पर पहुंचना है। सरदार का आदेश पाकर सभी डाकू वहां से चल पड़े। सुबह होने तक हरि उसी पेड़ पर बैठा रहा। सुबह होने पर वह पेड़ से उतरा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर सबसे पहले मुझे जग्गा डाकू के गिरोह से भिड़ने की तैयारी करनी है। कुछ ही देर में वह अपने गांव जा पहुंचा। उसे पैदल आता देखकर उसके पिता जमींदार पन्नालाल कहने लगे, हरि, रात भर तुम कहाँ रहे और तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तब हरि ने उन्हें घोड़े की मृत्यु की सूचना देते हुए डाकुओं के गिरोह की बात विस्तार पूर्वक बताई। हरि से सारी बात जानकर जमींदार पन्नालाल चिंतित हो उठा और कहने लगा, हरि बेटा, अब तुम क्या करोगे? करना क्या है पिताजी? आज मैं अपने 20-25 लठैतों को साथ लेकर चरतपुर गांव जाऊंगा और जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ आई बारात को डाकुओं से बचाऊंगा। ऐसा अनर्थ ना करना हरि, तुम तो जानते हो कि हम अपने 2 बेटों को पहले ही खो चुके हैं। अब एकमात्र पुत्र तुम ही बचे हो। तुम्हें हम मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरि ने जिद करके पन्नालाल को अपनी बात से सहमत कर लिया। उसी समय हरि ने अपने लठैत मित्रों को बुलाया और कहने लगा, तुम सबको आज मेरे साथ चरतपुर गांव चलना है। आज तुम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। एक नेक कार्य के लिए तुम्हें डाकुओं से भिड़ना है। उनमें से एक लठैत बोला, छोटे ठाकुर, हमारी बाहें भी बहुत दिनों से किसी से भिड़ने के लिए फड़फड़ा रही है। आप देखना हम लोग किस प्रकार डाकुओं के छक्के छुड़ाते हैं। लठैतों को तैयार करके हरि उन्हें साथ लेकर चरतपुर की ओर चल पड़ा। दोपहर होते होते वे सब चरतपुर गांव के पास पहुंच गए। तब हरि लठैतों से बोला, चरतपुर गांव में प्रवेश करने का यही एकमात्र रास्ता है। डाकू इसी रास्ते से गांव में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग आधे यहीं छिपकर मोर्चा संभाल लो। आधों को मैं अपने साथ चरतपुर गांव में ले जाऊंगा। एक लठैत बोला, छोटे ठाकुर, आप तो कह रहे थे कि डाकू बारात पर तब धावा बोलेंगे जब बारात डोली के साथ विदा होकर गांव से चलेगी। तब अभी से यहाँ छिपकर मोर्चा संभालने से क्या फायदा है? बारात के विदा होने से पहले ही हम लोग यहाँ आकर मोर्चा संभाल लेंगे। हरि कहने लगा, दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता अपने अड्डे पर पहुंचकर जग्गा डाकू और उसके गिरोह ने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए हमें इस समय सावधान रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। याद रखो, हमें बारात को उसके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना है।
तब हरि की बात मानकर आधे लठैत वहीं झाड़ियों के पीछे छिप गए और आधे लठैत हरि के साथ चरतपुर गांव की ओर चल पड़े। पूछते पूछते हरि जमींदार हरभजन सिंह की हवेली के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वह लठैतों से बोला, अपनी लाठियों को छिपाकर तुम्हें हवेली के बाहर ही खड़े रहकर विवाह में आते जाते लोगों पर नजर रखनी है। जो आज्ञा छोटे ठाकुर। उन्हें हवेली के बाहर ही छोड़कर हरि हवेली में पहुंचा। जमींदार हरभजन सिंह उसे पहचानते थे, इसलिए उसे देखते ही उल्लास पूर्वक बोले, आओ हरि बेटा आओ, तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। आज हमारी बिटिया की शादी है। ठाकुर साहब, हमें आपसे शिकायत है, आपने विवाह का निमंत्रण पत्र हमारे यहाँ नहीं भिजवाया। बेटा, इस बात का मुझे बहुत खेद है। इस गलती के लिए क्षमा करो और गिले शिकवे भूलकर अपनी बहन के विवाह के कार्य में हाथ बटाओ। जो आज्ञा ठाकुर साहब। हरि दौड़ दौड़ कर विवाह के कार्य में हाथ बटाने लगा। बारात उचित समय पर आई। सारा विवाह कार्य राजी खुशी संपन्न हो गया। हरि सोचने लगा, विवाह कार्य में अभी तक तो कोई बाधा नहीं आई। लगता है जग्गा डाकू अपनी पूर्व योजना के अनुसार ही लौटती बारात पर ढाबा बोलेगा। विवाह के पश्चात लोगों ने आंसू भरी आंखों से चंद्रप्रभा की डोली विदा की। हरि सोचने लगा, अब मुझे भी हवेली के बाहर तैनात लठैतों को साथ लेकर बारात के साथ साथ चलना चाहिए। न जाने कब जग्गा डाकू का गिरोह बारात पर धावा बोल दे। हरि तुरंत लठैतों को साथ लेकर बारात के पीछे पीछे चलने लगा। बारात के साथ साथ चलते हुए हरि उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके बाकी लठैत छुपे हुए थे। उसने छुपे हुए लठैतों से कहा, आओ तुम लोग भी हमारे साथ चलो। बाकी लठैत भी हरि के साथ हो लिए। बारात अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि धूल उड़ाता हुआ जग्गा डाकू का गिरोह वहां आ पहुंचा। जग्गा डाकू गरज कर बोला, जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना जग्गा डाकू के गिरोह के हाथों भी मौत मारा जाएगा। जग्गा डाकू का नाम सुनकर बारातियों में भय की लहर दौड़ गई। तब जग्गा ने आगे कहा, अगर सब लोग अपनी जान की खैर चाहते हैं तो अपना सारा कीमती सामान हमें दे दें, वरना मेरे साथी एक एक को बलमों से छेद देंगे। बारातियों ने अपना अपना कीमती सामान डाकुओं को देना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब हरि ने अपने लठैतों को आदेश दिया, जल्दी से जग्गा डाकू के गिरोह पर कहर बनकर टूट पड़ो। एक भी डाकू जीवित बचकर ना जाने पाए। हरि के आदेश देने की देरी थी कि सारे लठैत लाठियां घुमाते हुए डाकू दल पर टूट पड़े। लठैतों के वार से एक एक करके डाकू घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। अपने साथियों की यह हालत देखकर जग्गा डाकू चौंका और सोचने लगा, ये लठैत कहाँ से आ गए? इन्होंने तो आकर पासा ही पलट दिया। वह सोच में डूबा ही था कि घोड़े पर सवार हरि उसके पास आकर चिल्लाया, जग्गा डाकू, तूने बहुत बदनसीबों को लूटा है। आज मैं तुझे इसकी सजा देकर रहूंगा। कहते हुए हरि ने लाठी का वार जग्गा के सिर पर किया। जग्गा की आंखों के सामने दिन में ही तारे नाच उठे। वह सिर को थामकर पीड़ा से कर्राता हुआ घोड़े से गिर गया। उसके गिरते ही हरि ने ताबड़तोड़ उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। जग्गा डाकू उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन हरि ने उसकी एक न सुनी और उस पर लाठी बरसाता रहा। जल्दी ही जग्गा के प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी ओर उसके लठैतों ने सारे डाकुओं को मार गिराया। यह देखकर बारातियों के चेहरे पुनः खिल उठे। वे जोश में चिल्लाए, वाह भाइयों वाह, तुमने आकर तो हमारे सिर पर आई विपदा टाल दी। वे कहने लगे, भाइयों बधाई हमें नहीं, हमारे छोटे ठाकुर को दो। इन्हीं के कहने पर हमने डाकुओं को मारा है।
लठैतों की बात सुनकर सभी बाराती कृतज्ञता भरी दृष्टि से हरि की ओर देखने लगे। तभी डोली का पर्दा उठा और दुल्हन बनी चंद्रप्रभा हरि से बोली, तुम जो भी हो मेरे लिए देवता के समान हो। तुमने मेरे सुहाग व अन्य लोगों के डाकुओं से रक्षा की है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ भैया। भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हरि कहने लगा, क्यों नहीं बहन, तुम्हारा भाई बनकर मुझे खुशी होगी। तो वादा करो भैया, रक्षाबंधन के दिन तुम मेरे ससुराल जीतपुर आकर मुझसे राखी बंधवाओगे। मैं वादा करता हूँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। हरि का आश्वासन पाकर चंद्रप्रभा ने डोली का पर्दा डाल दिया। तब दूल्हा बना चंद्रप्रभा का पति चंद्रसेन उसके पास आया और कहने लगा, भाई तुमने डाकुओं से हमारी रक्षा करके हम पर बहुत उपकार किया है। इसमें उपकार कैसा, एक बहन की डोली व बारात की रक्षा करना तो हर भाई का कर्तव्य होता है। मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया है। तब हरि से विदा लेकर चंद्रसेन घोड़े पर जा बैठा। उसके घोड़े पर बैठते ही बारात आगे चल दी। इस घटना के कई महीने बाद रक्षाबंधन आया तो हरि अपनी माँ से बोला, माँ आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी धर्म बहन चंद्रप्रभा के पास जाकर राखी बंधवाना चाहता हूँ। बेटा तो क्या तुम जीतपुर जाओगे? हाँ माँ, वहाँ जीतपुर में चंद्रप्रभा बहन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैंने आज के दिन उसके पास पहुँचने का वादा किया था। हरि बेटा, तब तो तुम जीतपुर अवश्य जाओ। माँ से आज्ञा पाकर हरि अपने घोड़े पर बैठ जीतपुर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जीतपुर में चंद्रप्रभा सोच रही थी, दोपहर हो चुकी है, हरि भैया राखी बंधवाने अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं उन्हें अपना किया वादा याद भी है या नहीं है। वह हरि की प्रतीक्षा में खड़ी सोच ही रही थी कि वहाँ उसकी सास रुक्मिणी आ धमकी और कहने लगी, यह क्या बहू, तुम चरखा छोड़े खड़ी हो। मैंने तुमसे सूत काटने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। ओ माँ जी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, कहकर चंद्रप्रभा चरखे पर सूत काटने लगी। अंदर हवेली में रुक्मिणी के पति ठाकुर दीवान सिंह ने उससे कहा, रुक्मिणी, हम इतने धनवान हैं, फिर भी तुम बहू चंद्रप्रभा से सूत कटवाती हो, चक्की से अनाज पिसवाती हो। क्यों करती हो तुम बहू के साथ इतना अन्याय? तुम्हें क्या पता है जी, बहू से इस प्रकार काम करवाने से मेरा उस पर दबदबा बना रहेगा। रुक्मिणी, तुम उस अबला के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। तुम चुप रहो जी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका मुझे भली भांति ज्ञान है। दूसरी ओर हरि अपनी ही धुन में जीतपुर गांव की ओर बड़ा चला जा रहा था और सोच रहा था कि बहन चंद्रप्रभा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। हरि दिन ढलने पर जब चंद्रप्रभा के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि चंद्रप्रभा चरखा काट रही है। वह सोचने लगा, जमींदार के घर की बहू होते हुए भी बहन चंद्रप्रभा चरखा काट रही है, ये क्या चक्कर है। घोड़े से उतरकर हरि हवेली के द्वार के पास पहुंचा तो चंद्रप्रभा उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे हवेली के अंदर ले गई। चंद्रप्रभा के साथ आते हरि को देखकर उसकी सास रुक्मिणी अपने पुत्र चंद्रसेन से बोली, बेटा चंद्रसेन, ये बहू के साथ कौन चला आ रहा है? माँ, ये चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि है, इसी ने तो मेरी बारात को डाकुओं से बचाया था। आज रक्षाबंधन है, इसीलिए ये अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। बेटे की बात सुनकर रुक्मिणी सोचने लगी, अच्छा तो अब इस घर में पराये मर्द भी आने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ऐसी चाल चलूंगी कि चंद्रप्रभा का धर्म भाई इस दुनिया से ही कूच कर जाए।
तब ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। दूसरी ओर अपने कमरे में ले जाकर चंद्रप्रभा ने हरि के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथों में राखी बांधी। इसके पश्चात चंद्रप्रभा ने बड़े प्रेम से हरि को अपने हाथ का बना भोजन खिलाया। दूसरी ओर रुक्मणी विष की पुड़िया लेकर उस कक्ष में पहुंची जहां चक्की व गेहूं रखे थे और सोचने लगी, मैं विष को गेहूं में मिला देती हूँ। सुबह मुंह अंधेरे जब चंद्रप्रभा अपने भाई के लिए भोजन बनाने के लिए चक्की से गेहूं पिसने आएगी तो इन्हीं गेहूं को पिसेगी। तब विष भरे भोजन को खाकर चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि मर जाएगा। इस प्रकार मुझ पर किसी को कोई शक भी न होगा। रुक्मणी ने पुड़िया खोलकर विष गेहूं में मिला दिया। दूसरी ओर चंद्रप्रभा हरि से कह रही थी, भैया रात हो गई है, अब आप विश्राम कर लें। चंद्रप्रभा ने हरि के लिए चारपाई बिछा दी। तब हरि चारपाई पर लेटकर सो गया। सुबह मुंह अंधेरे ही चंद्रप्रभा उठ गई और आटा पीसने लगी। उसी आटे से उसने हरि के लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने पर वे हरि से बोली, भैया भोजन कर लो। बहन अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे भोजन पोटली में बांध कर दे दो। अपने गांव लौटते हुए राह में जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। चंद्रप्रभा ने ऐसा ही किया। उसने भोजन की पोटली बांधकर हरि को दे दी। तब हरि ने उससे विदा ली और घोड़े पर चढ़कर अपने गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ा। जब हरि उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वे हवेली में वापस लौट गई। जब वे अपनी सास रुक्मणी के कक्ष के बाहर से गुजरी तो उसके कानों में उसकी सास का स्वर सुनाई पड़ा। वे अपने बेटे चंद्रसेन से कह रही थी, बेटा अब तेरा साला हरि यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों माँ, क्या तुमने यहाँ आने के लिए उसे मना कर दिया है? नहीं रे, मैंने तो ऐसी चाल चली है जिसके फल स्वरूप हरि जल्दी ही मर जाएगा। माँ, ऐसा तुमने क्या किया है? चंद्रप्रभा ने जिस आटे का भोजन हरि को बनाकर दिया है उसमें विष मिला हुआ है। उस आटे से बने भोजन को खाते ही हरि तत्काल मर जाएगा। तुमने तो बहुत घिनौनी चाल चली है। भला बेचारे हरि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहकर चंद्रसेन क्रोधित होकर माँ को देखने लगा। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ी चंद्रप्रभा की हालत माँ की यह बात सुनकर खराब हो गई। वे क्रोधित होकर कक्ष में पहुँची और कहने लगी, माँ जी, आज तक तुमने मेरे ऊपर जो भी जुल्म ढाया वह मैंने चुपचाप सहा, इसी आशा में कि एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। लेकिन मैं गलती पर थी, आप कभी नहीं सुधरेंगी। और आज तो आपने अपने जुल्म की हद ही पार कर दी। मेरे निर्दोष भाई के खाने में जहर मिलाकर आपने अच्छा नहीं किया माँ जी। भगवान तुम्हारी इस करने का तुम्हें फल अवश्य देगा। ओह, तो तूने हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ माँ जी, आपके कुकृत्यों से तंग आकर मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अब तभी इस घर में प्रवेश करूँगी जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जाती है तो जा बहू, तुझे रोकता कौन है? उसे इस तरह घर छोड़कर जाते देख चंद्रसेन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा और कहने लगा, चंद्र, घर से जाने का पागलपन ना करो। मैं मानता हूँ माँ ने गलती की है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। स्वामी, आप कायर हैं जो आज तक अपनी पत्नी पर होते जुल्मों को चुपचाप देखते रहे। माँ जी के साथ साथ आप भी दोषी हैं। यह कहकर चंद्रप्रभा तेजी से हवेली के बाहर की ओर चली गई। चंद्रसेन उसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। हवेली के अस्तबल से उसने एक घोड़ा खोला और सोचने लगी, हरि भैया अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे तुरंत ही
उनका पीछा करके उनके पास पहुंचकर यह बात बतानी चाहिए कि उनके पास जो भोजन है वह विषैला है। यह सोचकर चंद्रप्रभा घोड़े पर बैठ गई। अगले ही पल उसका घोड़ा चंदनपुर की ओर दौड़ा जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे हरि जाता हुआ दिखाई दिया। चंद्रप्रभा ने हरि को आवाज लगाई, भैया रुक जाओ। चंद्रप्रभा को वहाँ देखकर हरि आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, बहन तुम यहाँ कैसे? भैया मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। ऐसा क्या काम आ पड़ा बहन जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? भैया मैंने तुम्हें जो भोजन बनाकर दिया था उसे मत खाना, उसमें विष मिला है। विष? हाँ भैया, मेरी सास ने आटे में विष मिला दिया था। तब चंद्रप्रभा ने विस्तार पूर्वक अपनी सास की करतूत अपने भाई को बता दी। सारी बात बताकर चंद्रप्रभा ने उससे कहा, भैया मैं ससुराल त्याग आई हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? भैया तुम मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। ठीक है बहन, अब तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही हरि अपने घर पहुंचा, उसके पिता जमींदार पन्नामल ने उसे सूचना दी, बेटा हमने तुम्हारा विवाह रंगपुर के जमींदार त्रिलोचन सिंह की पुत्री वर्षा के साथ तय कर दी है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? पिताजी आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। तब उसने अपने पिता से चंद्रप्रभा का परिचय कराते हुए कहा, पिताजी यह मेरी धर्म बहन चंद्रप्रभा है, आज से ये यहीं रहेगी। यह तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने बेटा, अब तुम्हारे विवाह के सारे नेक चंद्रप्रभा ही करेगी। कुछ दिन बाद ही शुभ मुहूर्त में हरि दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा। खूब धूमधाम से उसकी बारात रंगपुर की ओर रवाना हुई। बारात के रंगपुर पहुंचने पर जमींदार त्रिलोचन सिंह ने बारातियों की खूब आव भगत की। तत्पश्चात वधू ने वर के गले में जयमाला डाली और इस प्रकार बड़ी ही धूमधाम के साथ हरि का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रप्रभा ने विवाह के कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया था और बहन होने की सभी जिम्मेदारियां बड़ी अच्छे से निभाई। विवाह में आए हुए लोगों ने चंद्रप्रभा की प्रशंसा करते हुए हरि से कहा, हरि तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसी बहन मिली। यह सुनकर हरि कहता है, हाँ आप सब ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे चंद्रप्रभा जैसी बहन मिली। दूसरी ओर चंद्रप्रभा की सास रुक्मणी को एक दिन लकवा मार गया। उसका बेटा चंद्रसेन कहता है, माँ ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? बेटा यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनी गऊ जैसी सीधी बहू चंद्रप्रभा को बहुत सताया था। शायद उसी के फल स्वरूप ही मेरी ये दुर्दशा हुई है। यह कहकर रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर रोने के पश्चात वह कहती है, बेटा तुम इसी समय चरतपुर जाकर चंद्रप्रभा को ले आओ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा माँ कहकर चंद्रसेन उसी दिन रवाना हो गया। उसी दिन वह चंद्रप्रभा को अपने घर ले आया। अपनी बहू को देखकर रुक्मणी की नजरें झुक गई और वह नजरें झुकाकर बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा ना मांगे। चंद्रप्रभा उसी दिन से सास की सेवा में जुट गई। जल्दी ही चंद्रप्रभा की सेवा ने असर दिखाया और रुक्मणी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब से वह चंद्रप्रभा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। यह देखकर उसका पति चंद्रसेन भी बहुत प्रसन्न हुआ और अब वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।